नाज़रीन आदाब, मैं रिदा खानम आपका खैर मकदम करती हूँ सियासत टीवी के स्पेशल प्रोग्राम रिव्यू ऑफ न्यूज़पेपर में। सियासत टीवी आपके लिए लेकर आया है अखबार से रिलेटेड एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम आपको आज की अखबारात की अहम खबरों के बारे में बताएंगे। इसमें लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर डिस्कशन करेंगे और आपको अहम खबरों की जानकारी भी देंगे। हम इस प्रोग्राम में हर ज़रूरी खबर पर रोशनी डालेंगे, चाहे वो लोकल हो, नेशनल हो या फिर इंटरनेशनल। इस प्रोग्राम में हर खबर की तह तक जाएंगे, क्योंकि कुछ अखबार की सिर्फ सुर्खियां बनकर रह जाती हैं, टीवी पर 2 मिनट की न्यूज़ ही हो पाती है, लेकिन हम आपको उन खबरों के बारे में तफसील से बताएंगे। इसी के साथ हमारे साथी मौजूद हैं अशर यासिर। अशर यासिर, आपका खैर मकदम है। शुक्रिया। तो सबसे पहले बात करते हैं नाजरीन लोकल न्यूज़ की। इस वक्त लोकल न्यूज़ की बात करें तो तेलंगाना में इस वक्त जो अडानी समूह से 100 करोड़ का जो प्रस्तावित किया गया था, 100 करोड़, उसको रेवंत रेड्डी की सरकार ने लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा है कि जो मुझ पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि हम एक तरफ अडानी को बुरा भला कहते हैं, जिस तरह से अडानी पर जो विदेश में जिस तरह से उन पर एक इल्ज़ाम लगाया गया है कि उन्होंने वहाँ पर लोगों के साथ ईमानदारी से काम नहीं किया है, वहाँ पर लोगों को लूटा है। तो इसके तहत मैं लोगों से कहना चाहता हूँ कि मैं भी उनके जो उन्होंने मुझे प्रस्तावित जो पैसा दिया है उनको मैं नहीं लेना चाहता हूँ। और उन्होंने साथ ही कहा है कि मैं किसी के दबाव में झुकने वाला नहीं हूं। और ये बात उन्होंने कल अपने जो उनका जुबली हिल्स स्थित निवास है वहां पर उन्होंने प्रेस वार्ता करते हुए उन्होंने ये बात कही और उन्होंने कहा कि ये सरासर गलत है। और उन्होंने कहा कि ये नियम के मुताबिक ये सारी चीज़ें आती हैं और उन्होंने कहा ये कानूनी रूप से निवेश करने का अवसर दिया गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी स्पष्ट किया है कि नियमों के मुताबिक बोली जीतने वाली कंपनी को निवेश करने का अवसर मिलेगा। और उन्होंने कहा है कि जिस तरह से अडानी ग्रुप ने ये पैसा प्रस्तावित किया है उसको अभी तो खैर वो खाते में नहीं आया है, लेकिन मैं उनसे कहूँगा कि ये सारी चीज़ें ना करें और जो प्रस्तावित धन है उसको वापस लें। बिल्कुल, जिस तरह से देखिए ये जब से अडानी वाला जो अभी केस हुआ था उसके बाद से कहीं ना कहीं यहाँ की जो अपोजिशन पार्टी है बीआरएस और ख़ासकर केटीआर इन मुद्दों काफ़ी उछाल रहे थे। केटीआर ने उसी वक्त जिस वक्त ये रिपोर्ट सामने आई थी अमेरिका वाली कि वहाँ पर रिश्वत दी है अडानी ने अपना वो लेने के लिए मतलब क्या बोलते प्रोजेक्ट, उसी वक्त जैसे ये रिपोर्ट सामने है उसी के बाद केटीआर ने एक ट्वीट किया है और उस ट्वीट में उन्होंने काफ़ी चीज़ें साझा की थी। जी। तो उस दिन से आज तक चाहे वो यहाँ की क्या बोलते हैं अपोजिशन पार्टी हो या फिर सेंट्रल में बैठे जो लोग हैं बीजेपी के, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, जिस तरह संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, संबित पात्रा ने भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में रेवंत रेड्डी और कांग्रेस सरकार को घेरा था। हालांकि उससे पहले राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने सीधे सीधे बात की थी अडानी पे। उसके बाद बीजेपी को पलटवार करना था क्योंकि आप सत्ता में हैं और आप कहीं ना कहीं इन चीज़ों, क्योंकि ये जब चीज़ें आती हैं तो इसमें फिर सामने चीज़ जो आती है वो ये आती है कि सरकार का संरक्षण है आपके साथ। अगर सरकार का संरक्षण है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपके इतने करीबी हैं, तो शायद ये चीज़ें मतलब उनकी छवि को धूमिल करेंगी। इस वजह से बीजेपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में संबित जो उनके हैं क्या बोलते प्रवक्ता और अब शायद एमपी भी हैं संबित पात्रा, उन्होंने बोला कि भाई अगर ये चीज़ें हैं तो राहुल गांधी रेवंत रेड्डी से क्यों नहीं बात करते हैं, रेवंत रेड्डी से बात करके इन मसलों को हल किया जाए। उनका जो निवेश वहाँ पे या जो उनकी बीच क्या बोलते जो डील हुई हैं चीज़ें, उन चीज़ों को ख़त्म करें। तो उसके बाद जब यहाँ पे देखा कि काफ़ी चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, इसको लेकर के अपोजिशन पार्टी काफ़ी आगे बढ़ रही है, बीजेपी कहीं ना कहीं चीज़ों को इनडायरेक्टली हमला कर रही है, वहीं केटीआर जो है या अगर हम बात करें उसकी क्या बोलते हैं यहाँ पे और जो अपोजिशन पार्टी छोटी छोटी क्षेत्रीय पार्टियां जो हैं वो भी कहीं ना कहीं जो इनके साथ नहीं कांग्रेस के साथ, वो भी इनडायरेक्टली जो है इन पे हमला कर रही है। बीआरएस के और भी कई ऐसे वो हैं नेता जो इन पे हमला कर रहे हैं। तो इसको लेकर कल उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि रेवंत रेड्डी ने अपील की है कि इस मुद्दे को राजनीतिक नज़रिए से देखना बंद करें और स्किल यूनिवर्सिटी को विवादित ना बनाएं। उन्होंने अपने दिल्ली दौरे का उल्लेख करते हुए कहा है कि दिल्ली दौरे के दौरान मीडिया हमेशा कैबिनेट विस्तार को प्रमुखता से उठाता है, लेकिन वो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की बेटी की शादी में शामिल होने के लिए दिल्ली जा रहे थे। जब रेवंत रेड्डी दिल्ली जाते हैं
उन्होंने ये भी चीज़ क्लियर की कि जब भी मैं दिल्ली जाता हूँ तो यहाँ पे जो मीडिया है वो यही बात उठाता है कि ये दिल्ली गए हैं और यहाँ के कैबिनेट में जिस तरह से अभी कुछ दिन पहले बात हो रही थी कि यहाँ के कैबिनेट में जो पद खाली पड़े हुए हैं जी जी। उनको कहीं ना कहीं वहाँ पे आला कमान से मिल करके उनको भरा जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा है कि मैं लोकसभा के जो स्पीकर हैं ओम बिरला, उनकी बेटी की शादी में गया था, मैं वहाँ किसी से इस क्या बोलते हैं इस टॉपिक पे बात करने के लिए नहीं गया था। और साथ ही उन्होंने कहा है कि जारी वादों को मर्जी सरकार ने एक पद लेकर इसमें कहा गया है कि सरकार अडानी समूह द्वारा प्रस्तावित 100 करोड़ रुपए के फंड को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। पत्र में उल्लेख किया गया है कि 100 करोड़ रुपए राज्य सरकार को हस्तांतरित नहीं किए जाने चाहिए। पड़ोसी राज्यों और अन्य देशों में अडानी कंपनी के आसपास के विवादों से तेलंगाना का कोई लेना देना नहीं है जी। हालांकि अगर देखा जाए तो आंध्र प्रदेश में भी कहीं ना कहीं उनका वो रहता है, ठीक है। और जिस तरह से अभी कुछ दिनों पहले जब ये केस सामने आया था तो वहाँ के जो पूर्व सीएम थे, सॉरी वहाँ के पूर्व सीएम, उनकी बहन जो है वाय शर्मिला, उन्होंने भी आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि मतलब जो वहाँ पे जो वो थे सीएम जगन मोहन रेड्डी, उन्होंने ब्लैंक चेक के नाम पर अडानी को आंध्र प्रदेश दे दिया था। तो ये जब से ये चीज़ें सामने आई हैं तब से कहीं ना कहीं उनके टच में जो जो मुख्यमंत्री रहे और अगर खासकर वो विपक्ष के हैं तो उन पे टारगेट किया जा रहा है। जी जी बिल्कुल। तो वहीं पर बात करते हैं नाजरीन महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में इस वक्त बहुत ही उथल पुथल देखने को मिल रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि वहां पर जो महायुति की सरकार बनने जा रही है, वहां पर जो महायुति की सीटें आई हैं वो काफ़ी आई हैं, क्योंकि जो कांग्रेस दावा कर रही थी कि हमारी सीटें ज़्यादा आएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो गठबंधन की सरकार थी वो कहीं ना कहीं उनको मुँह की खानी पड़ी है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपनी रणनीति में फेल हुए हैं जिस तरह से वो दावा कर रहे थे। हालांकि इसका कहीं ना कहीं कनेक्शन उनका आपसी गठबंधन से देखा जा रहा है, आपसी उनके जो विवाद थे उनसे देखा जा रहा है। लेकिन वहीं पर अगर महाराष्ट्र में महायुति की बात करें, वहां पर उनको अच्छी सीटें मिली हैं। लेकिन इस वक्त महाराष्ट्र में सीएम फेस को लेकर काफ़ी उथल पुथल देखी जा रही है, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस अपने लगे हुए हैं कि उनको सीएम बनाया जाए। इसके सिलसिले में वो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से भी मिले थे और कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में जो भाजपा है उनका भी कहीं ना कहीं उनको समर्थन देते हुए दिख रहा है कि महाराष्ट्र में भाजपा जो है देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाना चाहती है। और कहीं ना कहीं कल भी एक खबर सामने आई थी यासिर की शिंदे को भाजपा जो है नो कहने के मूड में है। और वहीं पर बात कही जा रही है कि अजीत पवार ने भी समर्थन दे दिया, लेकिन हालांकि उनकी तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं आया है कि उन्होंने इस तरह से कोई समर्थन दिया है। लेकिन भाजपा ने कहीं ना कहीं उनको मनाने की कोशिश की है और देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, ऐसा सूत्रों के मुताबिक कहा जा रहा है, क्योंकि वो दिल्ली से लौट कर आए हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि दिल्ली में उन्होंने बड़े नेताओं से मुलाकात नहीं की है, क्योंकि वो ओम बिरला की जो बेटी हैं उनकी शादी समारोह में शामिल होने के लिए गए थे और वहां पर उन्होंने कोई नेताओं से मुलाकात नहीं की थी। लेकिन वहीं पर कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं वो एकदम फिक्स है कि उनको सीएम बनाया जा सकता है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, एमवीए को करारी हार मिली है और करारी इन द सेंस शर्मनाक हार मिली उनको, और फिर महायुति काफ़ी ज़्यादा संख्या में वहाँ पे आई है। उसके बाद ये भी कहा जा रहा था कि अगर 26 नवंबर तक वहाँ के सीएम फेस का ऐलान नहीं हुआ, सीएम ने शपथ नहीं ली, तो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। लेकिन जो क्या बोलते हैं मतलब जो इसके जानकार हैं उनका कहना है कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है और थोड़ा सा भी आगे बढ़ सकता है। इससे मतलब उन्होंने कहा है कि ये जो है एक अफवाह फैलाई गई थी, क्योंकि 2 दिन से ये चल रहा था कि अगर 26 नवंबर तक क्या बोलते, क्योंकि आज वहाँ का वो हो रहा है, ख़त्म हो रहा है कार्यकाल, ठीक है। तो अगर 26 नवंबर तक वहाँ पे कोई मुख्यमंत्री ने शपथ नहीं ली तो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। सबसे पहले ये क्लियर कर दूं कि वहाँ पे राष्ट्रपति शासन नहीं लग सकता, इसके कुछ अलग प्रावधान हैं जिसके हिसाब से चीज़ें चल रही हैं। और वहीं अगर बात करें महायुति सरकार महायुति जीतने के बाद अब इसको लेकर के मुख्यमंत्री पद को लेकर के भी एक काफ़ी ज़्यादा गहमा गहमी मची हुई है। बीजेपी ये कह रही कि हमारी सीटें ज़्यादा आई हैं तो हमारा नेता फडणवीस है। वहीं एकनाथ शिंदे वाले कह रहे हैं कि भाई हम जो यहाँ पे चुनाव जीते हैं, महायुति जो जीती है वो इस सीएम के फेस पे जीती है तो सीएम यही रहेगा। वहीं तीसरी चीज़ ये भी सामने आ रही है कि अब अजीत पवार का जो गुट है उसका भी ये कहना है कि अजीत पवार जो हैं
एक ऐसे नेता हैं जो कभी ऐसे वैसे बयान नहीं देते हैं और बहुत सुलझी हुई बातें करते हैं। और हालांकि पास्ट में जो हुआ अपने वो उनसे अलग हुए, शरद पवार से अलग हुए, फिर यहाँ पे एनसीपी आई और फिर वो जो क्या बोलते हैं चुनाव चिन्ह नाम वगैरह का जो मसला चल रहा था, उन सब से उठ करके उनके लोगों का ये कहना है कि वो सीएम फेस के लिए सबसे प्रबल दावेदार हैं। क्यों? क्योंकि अब इस वक्त जो देश के हालात हैं उसको देख करके अगर अजीत दादा जो है, मतलब वहाँ पे उनको दादा बोलते हैं, अजीत दादा अगर वहाँ पे यहाँ पे सीएम बन गए महाराष्ट्र में, तो देश में हालात सही हो सकते हैं। जो इस वक्त चीज़ें कहीं ना कहीं आपने भी देखा जैसे संभल में हुआ है और भी कई जगहों पे ऐसा होता आ रहा है। जी, आपको रोकना चाहूँगी यासिर। आज महाराष्ट्र में एक खबर सामने आई है कि महाराष्ट्र में भी जैसा कि संभल में जो घटना हुई है 2 गुटों में, जो खैर संभल की तो खैर दूसरी चीज़ है, क्योंकि वहाँ पर जो 2 गुटों में वहाँ पर जो पथराव हुआ था, पत्थरबाजी हुई थी, पुलिस की तरफ से जो गोलियाँ चलाई गई थी और वहाँ पर 5 लोगों की, मुस्लिम समुदाय के 5 लोगों की मौत हुई थी। कुछ ऐसा ही हादसा एक महाराष्ट्र में भी सामने आया कि महाराष्ट्र में 2 गुटों में मुठभेड़ हुई है, वहां पर लोगों ने गाड़ियों में आगजनी की है। तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में जो चुनाव हुए हैं उसके बाद ये सारी स्थिति देखने को मिल रही है। देखिए, महाराष्ट्र में चुनाव हुए हैं और चुनाव के बाद अपोजिशन जो है यही इल्ज़ाम लगा रहा है कि यहाँ पे चुनाव में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से महायुति को इतनी सीटें आई हैं। क्योंकि उन लोगों का ये कहना है कि जब वहाँ पे चुनाव नहीं, जब मतलब चुनाव क्या बोलते प्रचार चल रहा था, उस दौरान लोग जो बात कर रहे थे या लोगों का जो कहना था वो कुछ और था, लेकिन रिजल्ट कुछ और आया है। और जिस तरह से एकनाथ शिंदे ने कहा था कि हमारा एक भी मंत्री हारेगा नहीं, तो ये भी कहीं ना कहीं एक शक के दायरे में ला देता है आपको। क्योंकि कभी कभी आप ज़्यादा बोलने के चक्कर में खुद के ही जाल में फंस जाते हैं कि आपने क्या बोला। तो इन चीज़ों पे भी चर्चा चल रही है। और फिर जिस तरह से ये चीज़ें इस वक्त हो रही हैं देश में, तो अजीत पवार के जो गुट वाले हैं वो कह रहे हैं कि अजीत दादा अगर यहाँ के मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के बन गए तो कहीं ना कहीं देश में भी एक अच्छा संदेश जाएगा। जिस तरह से आपने देखा है कि क्या बोलते हैं अभी जो देश की सूरत हाल है उसमें अगर देखें तो जो बीजेपी का अलायंस में लोग हैं लेकिन मुख्यमंत्री वो अपने बनाते हैं, उसमें ये चीज़ें नहीं होती हैं। ठीक है, जिस तरह से एक चीज़ सामने आई थी कि जब यहाँ पे क्या बोलते हैं आंध्र प्रदेश में जो लड्डू का केस हुआ था, उसके बाद फिर वहाँ के जो वो बने हैं चेयरमैन टीडीडी के अध्यक्ष जो बने हैं, उन्होंने कहा था कि हम जो यहाँ पे नॉन मुस्लिम्स काम करते हैं हम उनको उस जगह पे नहीं जाने देंगे जहाँ पे प्रसाद बनाया जाता है, क्योंकि शायद किसी की आस्था अलग होती है। और मतलब अगर देखा जाए तो ये भी चीज़ सही है कि अगर कोई इंसान प्रसाद खा रहा है और प्रसाद में अब जाहिर है किसी और उसके लोग होंगे जो कि हिंदू समुदाय के नहीं होते हैं, तो उसको मतलब उसकी आस्था पे कहीं हो सकता है कुछ शक शोभा हो जाए। तो उन्होंने कहा था कि हम उनको जो है कहीं और शिफ्ट करेंगे या बीआरएस दे देंगे। अब अगर वो कहीं और शिफ्ट करेंगे तो सैलरी तो उनको मिलेगी, और अगर उनको बीआरएस देंगे तो उनको फिर और कुछ करने का वो मिलेगा, हो सकता है वो दे दें पैसा। और फिर अभी जिस तरह से देखा गया कि वक्फ का जो बिल आया है, वक्फ पे जो बिल पे सबसे पहले कहा गया है कि आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं चंद्रबाबू नायडू, उन्हीं की वजह से ये जेपीसी में गया है। और फिर अगर हम बात करें बिहार में नीतीश कुमार के, नीतीश कुमार भी कहीं ना कहीं इन चीज़ों पे नहीं बात करते हैं। कल नीतीश कुमार के एक मंत्री ने कहा था कि नीतीश कुमार सबके लिए काम करते हैं लेकिन एक तबका ऐसा जो उसको वोट नहीं देता। उसके बाद कहीं ना कहीं खुद ही गिर गए, क्योंकि नीतीश कुमार को बिहार में जो है चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो जो भी हो, नीतीश कुमार को मानता है। क्यों? क्योंकि नीतीश कुमार के राज्य में जो बिहार है उसमें तरक्की हुई है। हालांकि वो इस वक्त एनडीए के साथ हैं, लेकिन जब वो नहीं थे एनडीए में तब भी वो काम हो रहा था और तरक्की हो रही है। लेकिन बात ये आती है कि भाई अब जिस तरह से इनका ये क्या बोलते हैं ये जो यहाँ महाराष्ट्र में चुनाव हुआ है, इसमें बोला जा रहा है कि अगर ये बन गए अजीत दादा सीएम तो सेम वही हाल होगा जिस तरह से आंध्र प्रदेश में है, जिस तरह से बिहार में है कि बीजेपी अपने हिसाब से काम नहीं कर पाती है। लेकिन एक नीतीश कुमार ही है जिनकी वजह से बिहार में बीजेपी सत्ता में नहीं आ पा रही, बीजेपी का मुख्यमंत्री नहीं बन पा रहा है। क्योंकि जब नीतीश कुमार को ऐसा लगता है कि अब हमारी कुर्सी खतरे में, तो वो इधर चले आते हैं। जब उनको लगता है हमारी कुर्सी खतरे में तो इधर चले आते हैं, लेकिन उनकी कुर्सी खतरे में नहीं होनी चाहिए और उसके साथ वो काम भी करते हैं।
देखिए, आपको वोट कोई जब देगा जब आप काम करेंगे। और जिस तरह से अभी आपने देखा कि महाराष्ट्र में चुनाव हुआ है, महाराष्ट्र में संजय राउत हों या फिर और भी लीडर्स हैं, वो कह रहे थे कि भाई हमारी जो है क्या बोलते हैं असली और नकली की जो लड़ाई थी उसमें ये हुआ वो हुआ, लेकिन वहाँ पे चीज़ें सामने नहीं आई। हो सकता है इन्होंने काम किया, कुछ चीज़ें हो सकती हैं। अब वो क्या बोलते हैं इलेक्शन कमीशन का मामला है, लेकिन अब मतलब आप तो इल्ज़ाम लगाएंगे अपोजिशन वाले, लेकिन काम भी किया होगा कुछ। बिल्कुल, आपने नीतीश कुमार की यासिर बात की कि नीतीश कुमार वहाँ पर डेवलपमेंट की बात करते हैं, और देखा जाए तो हो रहा है जब से वो आए हैं, क्योंकि कई सारी चीज़ें हमने ऐसी देखी हैं वहाँ पर जो जब से नीतीश कुमार आए हैं वहाँ पर नौकरियों की भरमार है सबसे पहली बात। और भाजपा दावा करती है कि हमारे राज्य में लोग सुरक्षित रहते हैं। सिर्फ सुरक्षित रहने की बात नहीं होती, वहाँ पर लोगों को रोज़गार भी चाहिए रहता है, लोगों को पेट पालने के लिए पैसे भी चाहिए रहते हैं। इसीलिए जहां पर अगर सरकार है आपकी, तो वहां पर आप इन सारी चीज़ों से हटकर डेवलपमेंट पर ध्यान दें, हेल्थ पर ध्यान दें, जिस तरह से बाकी राज्यों में जो सरकारें ध्यान देती हैं। जैसे कि बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है, हालांकि वो यूपी में रोजगार के मामले में कई ज्यादा आगे है। हाँ, यूपी से आगे है वो, क्योंकि वो सरकारी नौकरियां दे रहा है, वो सब कुछ दे रहा और है। बिहार में देखा जाए यासिर, कभी ये देखने को नहीं मिलता है कि वहाँ पर हिंदू मुस्लिम की लड़ाई चल रही है, कि हिंदू मुसलमान चल रहा है, वहाँ पर मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं, मंदिर बनाए जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें सिर्फ यूपी में सामने आती हैं, क्योंकि यूपी में योगी आदित्यनाथ बैठे हुए हैं, और योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि जब तक वो रहें तब तक वो पूरी तरह से मुसलमानों पर अपना डर और खौफ बना के रहें। देखिए, जिस तरह से आपने यूपी की बात कही है, यूपी में भी संभल में घटना हुई है। संभल की घटना को हर एक पार्टी ने मतलब इस पे आवाज़ उठाई है अपनी, चाहे वो बीएसपी हो, समाजवादी पार्टी हो, या आज़ाद समाज पार्टी जो उनकी है चंद्रशेखर आज़ाद की, चाहे वो वहाँ पे मतलब अब जो पैर जमाना चाह रही है एमआईएम वो हो, या फिर और पार्टियों। लेकिन वहीं आपने देखा ये होगा कि आरएलडी जो है, जयंत चौधरी वाली पार्टी, उसने कुछ नहीं बोला अभी तक। हालांकि आरएलडी जब क्या बोलते हैं उससे अलग थी, उस वक्त देखा जा रहा था कि ये सेकुलर पार्टी है, लेकिन इस मामले में उसने कुछ नहीं बोला है, ठीक है। और जिस तरह से संभल में चीज़ें क्रिएट की गई हैं, अब कल भी एक वीडियो पुलिस ने वायरल किया है, और एक वीडियो और वायरल हो रहा है जिसमें पुलिस वाले सिर्फ मार रहे हैं लोगों को। अब वो ये नहीं पता वो पुलिस वाले हैं या फिर वो आरएसएस का मतलब आरएसएस के लोग पुलिस का चोला पहन के घूम रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये कई बार ये चीज़ें सामने आ चुकी हैं कि पुलिस वाले ना होकर के वो आरएसएस के लोग होते हैं, और वो पुलिस के कपड़े पहन के आते हैं और लोगों पे इस तरह से क्या बोलते हैं अत्याचार करते हैं। वहीं दूसरी बात अभी और एक यूपी से सामने आई है कि यूपी के मेरठ में एक पूर्व सांसद हैं, उनकी फैक्ट्री में, उनकी एक मीट की फैक्ट्री है, उसमें एक वहाँ के हिंदू संगठन है गाजियाबाद का, उसने इल्ज़ाम लगाया कि इस फैक्ट्री में क्या बोलते हैं वो इसमें गौ मांस जो है वो काटा जाता है। और उनका नाम है, पूर्व सांसद हैं शाहिद इखलाक उनका नाम है, उनकी फैक्ट्री का नाम है अल साकिब। अल साकिब में कल जब पुलिस पहुंची है, पुलिस ने देखभाल की है, वहाँ पे जांच पड़ताल की है, तो उसमें ये पता चला है कि ऐसी कोई चीज़ नहीं, ये सिर्फ एक अफवाह फैलाई गई है। वहीं अगर इन सब चीज़ों पे बात हो रही है तो ये भी बता दें कि भाई इस वक्त देश में बीजेपी सत्ता में है, और बीजेपी का जो अभी बॉन्ड वाला मसला चल रहा था उसमें मीट फैक्ट्रियों ने भी बॉन्ड दिया है पैसा उनको। अब बीजेपी के लोग या तो उन्हें समझाएं, ठीक है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी फंसी नजर आ रही है कि बीजेपी के लोग उन्हें समझा नहीं पा रहे हैं अपने जो क्या बोलते हैं जो वो उसके जो मतलब जो बनाती है आरएसएस, जो आरएसएस अपने एक विंग बनाती रहती है, हिंदू संगठन होगा, ये हो गया वो हो गया, उनको समझा नहीं पा रहे हैं। लेकिन जब आप क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड का मामला आता है तब आपको पैसा मिल जाता है वहाँ से। लेकिन यासिर, आपने जो कंपनी की बात करी कि उनके मालिक जो हैं शाहिद अखलाक हैं, जैसा कि आपने बताया, वहीं पर अगर हम बात करें जो देश की सबसे बीफ एक्सपोर्टर कंपनी है अल कबीर, उनके जो मालिक हैं वो हिंदू हैं। हालांकि जो विंग की बात करें, जो आरएसएस के विंग हैं, वो तो हर राज्यों में हैं। वहाँ पर सभी जानते हैं कि वहाँ पर गाय का मांस काटा जाता है, ठीक है, वहाँ पर गाय का मांस एक्सपोर्ट होता है, लेकिन हिंदू विंग के लोग वहाँ पर नहीं जाते हैं क्योंकि उसका मालिक हिंदू है। उसका मालिक हिंदू है, और फिर उससे फ़ायदा भी हो रहा है ना आपको, उससे आपको फ़ायदा ही हो रहा है, उससे आपको नुकसान नहीं हो रहा है।
बस ये है कि चीज़ों से मुद्दा भटकाने की वजह से आप कुछ ऐसा काम कर देते जिससे वो चीज़ें भटक जाएं। जिस तरह से अभी समाजवादी पार्टी ने जिस वक्त संभल वाला हादसा हुआ है संडे को, उसी वक्त अखिलेश यादव ने बोला था कि ये सोची समझी साजिश के तहत किया जा रहा है। उपचुनाव में जो मतलब क्या बोलते हैं, जो खवातीन थे उन पर बंदूक तानी गई थी, उन चीज़ों को छुपाने की वजह से ये काम किए जा रहे हैं ताकि उन पे चर्चा ना हो सके। अब आप ये देखिए कि 2 महिलाएं वोट देने जा रही हैं, उनको पुलिस वाले गोली दिखा रहे हैं कि हम आप या तो वोट देने जाओगे तो मैं मार देंगे। इस पे चर्चा नहीं हो रही है, इस पे चर्चा नहीं हो रही और ये बोला जा रहा है कि उन लोगों ने क्या बोलते हैं पत्थरबाजी की थी। मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो इस वक्त अगर इस वक्त या काफ़ी समय से वो सत्ता पक्ष के साथ ही रहता है और सत्ता पक्ष मतलब बीजेपी, अगर बीजेपी कहीं पे सत्ता होती तो इन चीज़ों को नहीं दिखाया जाता है, इन चीज़ों को दरकिनार किया जाता है। लेकिन इन चीज़ों पे बात होनी चाहिए और वहाँ की जो पार्टियां अपोजिशन पार्टियां हैं उनको डट के इनका सामना करना चाहिए। जिस तरह से कल संसद शुरू हुआ, संसद में इस मुद्दे पे बात होने वाली थी कि संसद को बंद कर दिया गया, वो कल शुरू होगा जी। उसके बाद अखिलेश यादव ने बोला है कि हम जो है इस पे बात करेंगे और हम जब भी मौका मिलेगा तो हम इन चीज़ों पे क्या बोलते हैं चर्चा करेंगे। वहीं उनके जो एक सांसद हैं बर्क, उन पे जो केस किया गया, उन्होंने तो ये भी कल बोला कि भाई हमारे पास टिकट भी है, हम आपको दिखा रहे हैं कि हम तो वहाँ थे ही नहीं। लेकिन फिर भी उन पे वो किया गया कि भाई तुमने इस तरह का बयान दिया था और बयान देने की वजह से अगर आप किसी पे एफआईआर कर रहे हैं, उस पे वो कर रहे हैं मुकदमा, तो आप अपने लीडरों को देखें पहले बीजेपी वाले। यासिर 1 मिनट रोकना चाहूँगी। वहाँ पर जो संभल की पुलिस है, जिस तरह से संभल में जो हालात पैदा हुए हैं, वहाँ पर जो पुलिस ने ज़ियाउर रहमान वर्क के लिए जो एफआईआर दर्ज की है यासिर, तो वहाँ पर उन्होंने दावा किया था कि मैं यहाँ पर था नहीं, लेकिन उन्होंने कहा है कि इन्होंने अपने पोस्ट के ज़रिए और लोगों से जो लोगों को संबोधित किया था उसके ज़रिए उन्होंने एक लोगों को भड़काने का काम किया है। लेकिन हमने यहाँ से देखा था कि एक वीडियो वायरल हुए जो हिंदू पक्ष के जो एक वकील हैं जो ये सारे केस को देख रहे हैं, उन जो जब वो सर्वे करने के लिए आए थे उनके साथ जो लोग थे वो जय सर का नारा लगा रहे थे और कहा जा रहा है कि वो जयसार का नारा लगा रहे थे और जो मुस्लिम पक्ष है उनको भड़काने का काम कर रहे थे। वहीं पर जो मुस्लिम पक्ष के जो कुछ लोग थे वो बाहर निकल कर आए, उन दोनों में बातचीत हुई, कहा सुनी हुई, वहीं पर माहौल ख़राब हो गया। अगर आप सर्वे करने जा रहे हैं यहाँ से तो इन सारी चीज़ों से कोई मतलब नहीं निकलता है कि आप इस तरह के नारे लगाएं, क्योंकि आपको मालूम है कि हालात ऐसे चल रहे हैं देश में, लेकिन आपने वो नारे लगाए क्योंकि आपको वहाँ पर लोगों को भड़काना था और इस तरह के हालात पैदा करने थे। जैसा कि विपक्ष के जो नेता कह रहे हैं कि ये सोची समझी रणनीति थी, साजिश थी और उस वीडियो को देखकर कहीं ना कहीं ऐसा कहा जा सकता है कि ये वाकई में एक सोची समझी साजिश ही थी। बिल्कुल, जिस तरह से आपने बोला कि वहाँ पे जेएसआर के नारे लगवाए गए और जेएसआर के नारे उन्हीं लोगों ने लगाए जो लोग उनके साथ आए थे जी। लेकिन बात यही कल से परसों से उठाई जा रही है कि जो सर्वे की टीम आई थी उसके साथ ये लोग क्या कर रहे थे, उसके साथ इन लोगों को आना नहीं चाहिए था। अगर ये लोग आए थे तो शांति से आते, सर्वे करके चले जाते। लेकिन उन्होंने जो जेएसआर के नारे लगाए, आप अगर किसी को भी कोई ऐसा नारा लगा रहे हैं जिससे किसी दूसरे को आपत्ति हो रही है वहाँ पे, तो वो आप कहीं ना कहीं उसको क्या बोलते हैं उसकी जो मतलब उसको आप उकसा रहे हैं और फिर वो फिर कुछ ऐसा कदम उठाएगा। और इस वक्त देश में जिस तरह आपने बोला अभी कि वहाँ की पुलिस ने बोला है कि उन्होंने एक पोस्ट की थी, लेकिन अभी अगर हम गिना दें आपको तो कम से कम 30 से 40 बीजेपी के ऐसे लीडर्स हैं जो उल्टे सीधे बयान देते हैं। चाहे वो क्या बोलते हैं वहाँ का बिहार का गिरिराज सिंह हो जो कि कैबिनेट मंत्री है, या फिर अभी असम के सीएम है योगी आदित्यनाथ खुद हैं, और महाराष्ट्र का राणा है वो राणे क्या बोलते हैं नीतीश राणे है वो इस तरह के बयान देता, और भी कई निकल आएंगे। लेकिन उन पे कोई केस नहीं होता है, क्यों? क्योंकि वो बीजेपी में, और बीजेपी में जो लोग हैं वो कुछ भी ऐसा काम नहीं करते हैं, वो बहुत शरीफ हैं। लेकिन अगर वही कोई अपोजिशन में तो वो ऐसा काम करता है, इसका मतलब वो शरीफ नहीं है, वो इस तरह का काम करेगा उस पर आप, और अगर खासकर गलती से वो मुसलमान है तब तो आप पता नहीं उसके साथ क्या क्या कर देंगे जी। लेकिन जिस तरह से गिरिराज सिंह ने बोला था कि अगर कोई मुसलमान तुमको 1 थप्पड़ मारे तो मुझे 100 थप्पड़ मारो, इस पे कोई एक्शन लिया गया? इस पे किसी मीडिया हाउस ने बात की? आज तक आपने देखा है कभी? और बल्कि उसको हर क्या बोलते हैं हर मीडिया हाउस बुला करके उससे बात करता है, उससे बाइट लेता है।
देखिए, संभल में जिस तरह से यासिर हालात चल रहे थे, अगर पुलिस प्रशासन चाहती तो हालात सुधार सकती थी, लेकिन उन्होंने सुधारने के बजाय वहां पर लोगों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। तो जाहिर सी बात है, लोग भड़क जाएंगे, सामने से भी आप पर वार होगा। जब आप दूसरे पर वार करेंगे तो आप ये मत सोचिए कि आप पर वार नहीं होगा, वो भी अपने बचाव में इस तरह की हरकत करेंगे कि उनको अपनी जान का और अपने माल का, अपने घर की जो महिलाएं हैं उनकी हिफाजत करनी पड़ेगी। वहीं पर बात करें जिस तरह से संभल में जो हालात चल रहे हैं वो अभी भी तनावपूर्ण है, लेकिन स्थिति थोड़ी थोड़ी सुधर रही है। वहीं पर यूपी में जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं उनकी एक यात्रा चल रही है, वो यूपी में पहुंचे हैं। अब वहां पर उन्होंने एक बयान दिया है और उनका बयान कुछ इस तरह से है। उन्होंने कहा कि अभी वो 20% है तो पत्थरबाजी कर रहे हैं और 50% होने पर हमारी बहू बेटियों को उठाकर ले जाएंगे। और वहीं पर उन्होंने ये भी कहा कि जो 100 करोड़ हिंदू हैं, जिसमें से अगर 1 करोड़ हिंदू सड़क पर आ गए तो वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे और हम अगर चाहें तो उनके घरों पर कब्जा कर सकते हैं। हम उनको जिस तरह से वो इस तरह से जो पत्थरबाजी कर रहे हैं, हम उनको उनकी औकात दिखा सकते हैं। इस तरह से जो बाबा हैं वो सारे बयान देते हैं। हमने पिछले दिनों देखा था यासिर, जिस तरह से विधानसभा चुनाव चल रहे थे, वहाँ पर योगी आदित्यनाथ झारखंड में गए थे, उन्होंने जो एक है और श्रेष्ठ है उसका नारा दिया था, बटेंगे तो कटेंगे उसका नारा दिया था। उन्होंने ये भी कहा था, धीरेन्द्र शास्त्री ने जिस तरह से बात कही है कि वो हमारे घरों पर कब्जा कर लेंगे, कुछ ऐसा ही बयान कुछ टाइम पहले विधानसभा चुनाव के दौरान उसमें झारखंड में योगी आदित्यनाथ ने भी दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर इन लोगों पर टाइम से काबू नहीं पाया गया तो ये हमारे घरों में पत्थरबाजी करेंगे और अगर हम इन पर लगाम लगाएंगे तो ये हमारे घरों में झाड़ू देते हुए दिखाई देंगे। देखिए, जिस तरह से इन सब चीज़ों पर चर्चा हो रही है, वहीं आज देश में कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जा रहा है, मतलब संविधान दिवस। और संविधान दिवस की आज 75वीं वो है। और ये आज मतलब जब संविधान दिवस के रूप में जो मनाया जा रहा है, संविधान में हर इंसान जो कि भारतीय नागरिक है, हर मज़हब का बंदा और हर जेंडर का इंसान, सबके लिए इक्वल चीज़ें हैं। आप अपने धर्म को अपने हिसाब से क्या करते हैं, आप उसको क्या बोलते हैं, उसमें पूजा करें, नमाज़ पढ़ें, जो भी करें कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस वक्त देश के हालात ऐसे हैं कि अगर आप कहीं ट्रेन से जा रहे हैं और नमाज का वक्त हो गया और आपने अगर नमाज़ पढ़ ली तो आपको ट्रेन से उतार दिया जाएगा, आप पे केस कर दिया जाएगा। वहीं अगर गुजरात में कोई एक आता है फेस्टिवल, इसमें गरबा होता है, तो आप पूरी ट्रेन में देखेंगे गरबा हो रहा है जी। आप रोड पे देखेंगे कि जब गणेश विसर्जन होता है तो पूरी रोड ब्लॉक होती है, लेकिन 10 मिनट के लिए अगर नमाज आप पढ़ेंगे तो सबको परेशानी होगी और ये कहा जाएगा कि रोड जो है वो नमाज पढ़ने के लिए नहीं है। इन चीज़ों पे सरकार को बात करनी चाहिए, इन चीज़ों पे लगाम लगनी चाहिए। इस तरह के जिस तरह का ये बाबा जो है ये बयान दे रहा है, और देश में ऐसे कई क्या बोलते हैं मेंढक बाहर आ गए हैं जो उल्टे सीधे बयानात देते हैं, उन पे भी काबू पाना चाहिए। और इनके जो फॉलोअर्स हैं वो किस तरह हो जाते हैं ये समझ में नहीं आता कि इनके फॉलोअर्स में ये नहीं कि सारे क्या बोलते हैं जाहिल ही होते हैं, एजुकेटेड लोग भी इनके फॉलोअर होते हैं। और इनके फॉलोअर इनके पास जाते हैं और ये इस तरह के बयानात देते हैं, उनको किस तरह समझ में आता है? भाई, अगर कोई इस तरह के बयान दे रहा है जिससे देश में अशांति हो सकती है, देश में जो भाईचारा है वो टूट सकता है, फिर भी आप उसके पास जा रहे हैं। और ये इस तरह के जो क्या बोलते हैं बरसाती मेंढक है, इनका ज्यादा समय नहीं होता। जिस तरह से अभी हमने देखा है कि जो वहाँ का है राम रहीम, वो जेल में रहता है, बाहर आता है तो वो अपना सत्संग करता है, और जब भी पंजाब या हरियाणा में कोई चुनाव होता है तो उसको बाहर कर दिया जाता है, और उसको पैरोल देने वाला भी अब तो बन गया है एमएलए शायद हरियाणा में, उसको टिकट दिया गया था। और जिस तरह से और भी कई बाबा ऐसे हैं जो अभी भी जेल में बंद हैं इस वजह से कि उन्होंने कुछ ऐसा किया है। लेकिन अब फिर भी लोग जब इतने अब देखिए, अंधविश्वास की सबसे बड़ी चीज ये होती है कि जब एक पार्टी है जो आपको ये कह रही कि बटोगे तो कटोगे, और उस पर कोई आपको बाबा दिख जाता है जो बाबा ये कह रहा होता है कि भाई हम तुम्हारे साथ हैं और मतलब हम ऐसी बात कर रहे हैं और आपको हमारे साथ आना है,
तो बटोगे कटोगे का कनेक्शन वहीं से जोड़ा जा रहा है कि भाई ऐसे जो क्या बोलते हैं मेंढक जो निकलते हैं, बरसाती मेंढक, ये आपको कहीं ना कहीं उन चीजों से अलग कर देते हैं। इसके लिए आप रोजगार पे नहीं बात कर सकते हैं किसी से, इसके लिए आप देश में महंगाई पे बात नहीं कर सकते हैं, इसके लिए आप देश में रोड किस तरह हैं आप देखेंगी। मतलब अब तो फिर भी ठीक हो गया, लेकिन कई जगहों पे अभी भी ऐसी चीजें हैं जहाँ पे सही रोड नहीं है, लेकिन वो बात नहीं करेंगे, वो सिर्फ उन बाबा के उसमें जाएंगे। अभी आपने देखा होगा जिस तरह से हाथरस में बाबा के यहाँ जो एक वो हो रहा था, उसमें जो हुई थी भगदड़, उसमें कितने लोगों की मौत हुई थी, उसमें कितने लोगों पे वो किया गया है केस, लेकिन उसमें उस बाबा का नाम नहीं है। पूरी भगदड़ उस बाबा की वजह से हुई थी, लेकिन बाबा का नाम नहीं। बाबा का नाम अगर आएगा तो हमें पाप लगेगा। भाई एक इंसान की वजह से कितने लोगों की मौत हुई है, लेकिन उसका नाम नहीं आ रहा है। तो ये सब चीजें जब तक देश का युवा जो है या देश के और भी सीनियर लोग हैं वो नहीं समझेंगे, तब तक इन लोगों की दुकान चलती रहेगी और ये मेढक निकल निकल के इधर उधर जाते कुछ भी बोलते रहेंगे। तो इस तरह की बात जब बोलते हैं तो इस पे सरकार एक्शन नहीं लेती है। वहीं जिस तरह से बर्क का मामला है, बर्क के बारे में बोला जाए कि उन्होंने सोशल मीडिया पे कुछ लिख दिया था, उसकी वजह से उन पे मुकदमा हो गया। जी, आपने बाबा की बात की कि बाबा इस तरह से निकलते हैं। इन बाबाओं को निकालने में यासिर कहीं ना कहीं सरकार का हाथ रहता है, क्योंकि जब सरकार लोगों को मंत्र मुक्त करेगी तभी वो आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि आपने महंगाई की बात करी, रोजगार की बात करी, शिक्षा की बात करी, वो ये सारी चीजों पर कभी भी बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये सारी। एक मिनट रोकूंगा मैं आपको, इस देश में सिर्फ यही 4-5 बाबा नहीं है, इस देश में और भी बाबा हैं जो कि अच्छी बात करते हैं, जो धर्म से क्या चीज़ें सीखनी चाहिए, दूसरे धर्म से क्या चीज़ें सीखनी चाहिए, दूसरे धर्म में क्या अच्छी चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों पे भी बात करते हैं। लेकिन ये बाबा जो हैं इनको जल्दी वो मिल गया है ना फेम, इस वजह से ये उल्टी सीधी बातें करते हैं। इनको इसी वजह से फेम मिला और ये इसी वजह से खा रहे हैं, इनकी दुकान इसी वजह से चल रही है। और ये आपको देखेगा कि इनके पास अपना प्लेन होता है, प्लेन से जाएंगे और इनके जो लोग मानने वाले आते हैं वो जो हैं बेचारे धक्के खाते हुए आते हैं ट्रेन से। इन चीजों पे बात नहीं होती। वो बाबा किसी को कुछ दे नहीं रहा है, लेकिन उसके बाद जा सब रहे हैं। जी, जो जिस तरह से ये बाबा आजकल एक्टिव हो गए हैं और लोगों को कहीं ना कहीं बहकाने का और बहलाने का काम कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें सरकार जो है कहीं ना कहीं इन बाबाओं को ऐसा लगता है कि हायर कर रही है, क्योंकि सारी चीज़ें, सारे मुद्दे इन बाबाओं के पीछे छिप जाते हैं, इन बाबाओं के सत्संग के ज़रिए छिप जाते हैं। क्योंकि अगर लोग जो बिना पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे भी आजकल ऐसा हो रहा है कि इन बाबाओं के चक्कर में आ रहे हैं। क्योंकि अभी देखा गया है कि जो धीरेन्द्र शास्त्री की जो यात्रा निकल रही है उसमें संजय दत्त शामिल हुए हैं। संजय दत्त एक इंसान को एक इंसान भगवान बनाए बैठा है, तो देखिए देश में हालात किस तरह से हो जाएंगे। क्योंकि एक भगवान जो है, आप जिस भगवान को मानते हैं, आप जिसकी पूजा करते हैं, आप सिर्फ उसी को मानिए, क्योंकि वही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है, ना कि एक इंसान बाबा बनकर भगवान बना बैठा है। आप उनकी पूजा कीजिए, अगर आप उनके साथ रहेंगे, उनकी पूजा करेंगे, तो कहीं ना कहीं आप में इंसानियत कहीं ना कहीं अंदर गुम हो गई है, इंसानियत मर चुकी है। ज़्यादातर आपको तो आप भड़केंगे। देश में हालात हैं तो कहीं ना कहीं बाबाओं की वजह से ही है। तो जैसा कि नाजरीन आपने देखा कि हमने आपको न्यूज़पेपर के ज़रिए अहम खबरों से रूबरू कराया है। ऐसे ही ज़रूरी खबरों से रूबरू होने के लिए हमारे साथ इस प्रोग्राम से जुड़े रहें, और अगर आपकी इस प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी राय है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ हमारा प्रोग्राम यही ख़त्म होता है। मुझे और मेरे साथी हशर यासिर को दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।